Excuses make today easy, but tomorrow harder. Excuses make today easy, but tomorrow harder. But discipline makes today hard, but tomorrow easier. Hello everyone. Welcome back to my YouTube channel Legal World. Myself Dr. Seema Goyal. As in the previous video, I have discussed Contract Act Part 1 as well as Sales of Good Act. Today in this video, I am going to start with the Contract Part 2. And in this video, I will discuss with the question about the contract of indemnity as well as contract of guarantee. My question is, what do you understand by the contract of indemnity and what are the main features of the contract of indemnity and what are the rights of indemnity holder? If we talk about the meaning and definition of the contract of indemnity, these are discussed under section 124 of the Indian Contract Act. According to Indian Contract Act, contract of indemnity is a contract whereby one person promises to save the other from the loss caused to him by the conduct of the promiser himself or by the conduct of any other person. हानि रक्षा या क्षतिपूर्ति अनुबंध से आशय ऐसे अनुबंध से है जिसमें अनुबंध के एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को होने वाली हानि की पूर्ति करने का वचन दिया जाता है एवं भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा सेक्शन 124 के अनुसार क्षतिपूर्ति का अनुबंध वह अनुबंध है जिसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष को किसी ऐसी क्षति बचाने का वचन देता है जो उसे स्वयं वचनदाता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से पहुंचे। जो व्यक्ति दूसरे पक्ष को होने वाली क्षति से बचाने का वचन देता है उसे क्षतिपूर्ति करने वाला या हानि रक्षक या इंडेमनीफायर कहते हैं और जिस पक्ष को यह वचन दिया जाता है उसे क्षतिपूर्ति कराने वाला या क्षति हानि या इंडेमनिटी होल्डर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक्स वाई से यह अनुबंध करता है कि वो वाई को ऐसी हानि से बचाएगा जो जेड के द्वारा वाई पर मुकदमा चलाने के कारण होगी। यह अनुबंध क्षतिपूर्ति का अनुबंध होगा और इस अनुबंध में एक्स इंडेमनीफायर एवं वाई इंडेमनिटी होल्डर कहलाएगा। If we talk about the essential of the contract of indemnity, first essential is क्षतिपूर्ति के अनुबंध में क्षतिपूरक अर्थात हानि रक्षक और इंडेमनीफायर द्वारा क्षतिपूर्ति का स्पष्ट वचन दिया जाता है अर्थात कोई गर्भित वचन क्षतिपूर्ति के लिए नहीं होता। सेकेंड इज ऐसे अनुबंध में ऐसी हानि की क्षतिपूर्ति करने के लिए वचन दिया जाता है जो हानि रक्षाधारी को हानि रक्षक के स्वयं के व्यवहार अथवा किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से पहुंचे अर्थात क्षतिपूर्ति करने का वचन किसी घटना के कारण हुई हानि के लिए नहीं होता। If we talk about the rights of the indemnity holder, Indian Contract Act also defines the certain rights of the indemnity holder. भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा के अनुसार यदि क्षतिपूर्तिधारी ने अपने प्रदत्त अधिकार के अनुसार ही कार्य किया है तथा वचनदाता के निर्देश को नहीं बदला है तो उसे क्षतिपूर्ति करने वाले पक्षकार के विरुद्ध निम्न अधिकार प्राप्त होते हैं जैसे कि नंबर 1, क्षतिपूर्तिधारी को ऐसी समस्त क्षति के लिए पूर्ति कराने का अधिकार है जो उसे किसी ऐसे विवाद के संबंध में उठानी पड़े जिसमें क्षतिपूर्ति का वचन लागू है। सेकंड, क्षतिपूर्ति को ऐसे सब व्यय प्राप्त करने का अधिकार है जो उसे किसी ऐसे विवाद को प्रस्तुत करने अथवा वाद की रक्षा करने में चुकाने पड़े हैं जिसमें क्षतिपूर्ति का वचन लागू है परंतु इसके लिए सेक्शन 125 क्लॉज 2 के अनुसार 2 शर्तें पूरी करनी पड़ेगी। नंबर 1, क्षतिपूर्ति ने वचनदाता को किसी आज्ञा का उल्लंघन न किया हो। सेकेंड, क्षतिपूर्तिधारी ने वचनदाता की किसी आज्ञा का उल्लंघन न किया हो। सेकेंड इज क्षतिपूर्तिधारी ने उसी प्रकार कार्य किया हो जिस प्रकार एक सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति सामान्य परिस्थितियों में करता। एंड द थर्ड वन इज क्षतिपूर्तिधारी को ऐसी समस्त राशि प्राप्त करने का अधिकार है जो उसने किसी ऐसे ही विवाद के समझौते की शर्तों के अधीन चुकाई है। तो दीज आर द इफ वी टॉक अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, these are defined under section 124 of the Indian Contract Act.
According to Section 124, a contract of indemnity is a contract whereby one party promises to save the other from the loss caused to him by the conduct of the promiser himself or by the conduct of any other person. For example, a contract to indemnify B against the consequences of any proceedings which C may take against the B in respect of certain sum of money. That is, indemnity is a contract whereby one party promises to save the other from the loss caused to him by the conduct of the promiser or by the conduct of any other person, as contemplated by the Section 124. But indemnity is applicable to marine insurance, is different from the indemnity as contemplated by the Indian Contract Act, as the loss in such contract is covered by the contract itself, and such loss is not caused by the assured by the conduct of the insurer nor by the conduct of any other person. Talk about the liability of the indemnifier or the rights of indemnity holder. These are described under Section 125 of the Indian Contract Act. According to Section 125 of the Indian Contract Act, the promisee in a contract of indemnity acting within the scope of his authority is entitled to recover from the promiser all the damages which he may be compelled to pay in any suit in respect of any matter to which the promise to indemnity applies. And the second one is all the costs which he may be compelled to pay in such suit, if in bringing and defending it he did not contravene the orders of the promiser and acted as it would have been prudent to him to act in the absence of any contract of indemnity, or if the promiser authorized him to bring or defend the suit. And then lastly, all the sums which he may have paid under the terms of promise, in the terms of any compromise of any such sort, if the compromise was not contrary to the orders of the promiser and was one which it would have been prudent for the promisee to make in the absence of any contract of indemnity, or if the promiser authorized him to compromise the suit. If we talk about the contract of guarantee, that is described under Section 126 of the Indian Contract Act. As per Section 126 of the Indian Contract Act, a contract of guarantee is a contract to perform the promise or to discharge the liability of the third person in case of his default. If you talk about the contract of guarantee, that may be either oral or it may be written. And the person who gives the guarantee is called surety. And the person in respect of whole default, the guarantee is given, is known as principal debtor. While the person to whom guarantee is given, that is called creditor. This means in a contract of guarantee, there are three parties. That is surety, principal debtor, as well as creditor. As well as in the contract of guarantee, there are three contracts. One contract is between the principal debtor as well as creditor. And the second contract is between the principal debtor as well as surety. And the last contract is between the surety as well as the creditor. So there are the three contracts in the contract of guarantee, while in the contract of indemnity, there is only one contract. Talk about the contract of guarantee. There are certain essential elements for the contract of guarantee that is described in the Section 126 of the Indian Contract Act. According to Section 126, in a contract of guarantee, there can be no contract of guarantee unless and until there is a principal debt. This means principal debt is one of the essential elements for the contract of guarantee. The surety, if we talk about the surety, that is favored by the favored debtor. And the liability of an ordinary debtor is only to pay the debt after he fulfills the liability. And he gets no right. The position of the surety is different, and the surety is favored debtor in the sense that after he pays off the principal debt, he acquires certain rights under the Indian Contract Act. He acquires certain rights. That these rights includes right of subrogation, that is described under Section 140, and right of indemnity, that is described under Section 145. Third right, that is right against co-surety to contribute equally, that is described in Section 146. And then lastly, that is surety's right to benefit of creditor's surety. So these are the certain rights which are acquired under the contract of guarantee. After
after he pays the principal debt. Suretyship, like any other contract, must be supported by the Constitution. It is not under the seal where the surety guarantees some future debt or transaction, and the Constitution may be a promise or the part of creditor to grant the credit or enter into the transaction or actual act of doing so. As per Section 127 of the Indian Contract Act, anything done or any promise made for the benefit of the principal debtor may be a sufficient consideration to the surety for giving the guarantee. This means it is clear from the provision that a direct consideration between the surety and the creditor is not essential. If we talk about the difference between contract of guarantee as well as contract of indemnity, first is in the contract of guarantee there are three parties, that is the principal debtor, creditor as well as surety. While in the contract of indemnity there are only two parties, that is indemnifier as well as indemnity holder. Of guarantee, a contract of guarantee is entered into for the security of the creditors. Contract of indemnity is entered into for the reimbursement of the loss only. While in the contract of indemnity there is only one contract between the indemnifier and indemnity holder. यदि हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे केवल एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, दैट इज बिटवीन द इंडेमनिटी होल्डर एज वेल एज इंडेमनिफायर. While in the contract of guarantee there are three contracts, that is between the creditor as well as debtor, creditor as well as surety, and the debtor as well as surety. And the next difference is regarding the a contract of guarantee is only a consequential contract, and the original contract is between the creditor as well as debtor. While contract of indemnity is a original contract and the direct contract between the indemnifier and indemnity holder. A contract of guarantor's liability is secondary. जो guarantors की जो liability है वो तो secondary liability है. And if the principal debtor is not liable, the surety will also not be liable. भाई naturally कि जब principal debtor ही यदि pay करने के लिए liable नहीं है तो surety भी liable नहीं होगी. While in a contract of indemnity, it creates primary liability for the indemnifier. Here the liability is primary liability. And then lastly, we can say that if the surety discharges the debt payable by the principal debtor, then he steps into the shoe of the creditor and becomes entitled to realize the money paid by his own right. If we talk about the contract of indemnity, indemnifier must always bring the suit in the name of indemnified and can't sue third party in his own name. These are the certain differences between the contract of indemnity as well as contract of guarantee. If we talk about the liability of the surety, that is described in the Section 128 of the Indian Contract Act. As per Section 128 of the Indian Contract Act, liability of the surety is coextensive with that of the principal debtor, unless it is otherwise provided. प्रतिभूति अनुबंध से आशय ऐसे अनुबंध से है जिसमें एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को तीसरे व्यक्ति के वचन की पूर्ति के लिए प्रतिभूति देता है, गारंटी देता है. यदि तीसरा व्यक्ति जिसके लिए प्रतिभूति दी गई है, गारंटी दी गई है, दूसरे व्यक्ति के प्रति अपने वचन का निष्पादन करने में असफल रहता है, तो वो प्रतिभूति देने वाला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति जिसको प्रतिभूति दी गई है के प्रति तीसरे व्यक्ति जिसके लिए प्रतिभूति दी गई है द्वारा दिए गए वचन के निष्पादन के लिए उत्तरदायी होगा. एज पर सेक्शन 126 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, प्रतिभूति का अनुबंध एक ऐसा अनुबंध है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किसी तीसरे व्यक्ति की त्रुटि की दशा में उसके वचन का निष्पादन, मतलब तीसरे व्यक्ति के वचन का निष्पादन करने अथवा उसके दायित्वों को पूरा करने का वचन देता है. वो व्यक्ति जो गारंटी देता है उसे श्योरिटी कहा जाता है, प्रतिभू कहा जाता है. और वो व्यक्ति जिसकी त्रुटि के लिए गारंटी दी जाती है उसे प्रिंसिपल डेब्टर कहा जाता है. एवं वह व्यक्ति जिसे प्रतिभूति या गारंटी दी जाती है क्रेडिटर कहलाता है. इस प्रकार कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की दशा में तीन पार्टी देखने को मिलती है, दैट इज श्योरिटी, प्रिंसिपल डेब्टर एज वेल एज क्रेडिटर. और इसके अंदर आप देखेंगे तीन तरह के अनुबंध होते हैं. पहला अनुबंध मूल ऋणी एवं ऋणदाता के बीच, दैट इज मूल अनुबंध. सेकेंड इज प्रतिभू एवं ऋणदाता के बीच, प्रतिभूति का अनुबंध. एंड द लास्ट कॉन्ट्रैक्ट इज प्रतिभू एवं मूल ऋणी के बीच, implied contract. This means in a contract of guarantee there are the three contracts that is taking place between the principal debtor as well as creditor. That is the main contract. Second contract is between the surety as well as creditor, and the last contract is between the
surety as well as principal debtor. This means in a contract of guarantee that may be expressed as well as implied. प्रतिभू के अनुबंध में प्रतिभूति देने वाला पक्ष का दायित्व केवल उसी दशा में होगा जब मूल ऋणी कोई त्रुटि करे। मीन्स जब प्रिंसिपल डेप्टर यदि ऋण चुकाने में कोई गलती करता है तभी श्योरिटी को लायबल ठहराया जा सकता है। उदाहरण के लिए एक्स वाई से कोई वस्तु क्रय करता है, खरीदना चाहता है, और वाई वस्तु उधार देने को तैयार हो जाता है, किंतु वो ऐसा तभी करने को तैयार होता है यदि जेड उसकी गारंटी ले। इसमें एक्स मूल ऋणी है, एक्स इज द प्रिंसिपल डेप्टर एंड वाई इज द क्रेडिटर। वाई जो है वो क्रेडिट उधार देने वाला व्यक्ति है, दैट इज क्रेडिटर। और जो जेड जो श्योरिटी देने वाला व्यक्ति है दैट इज कॉल्ड प्रतिभू। जेड यहाँ पे श्योरिटी है और यहाँ पर एक्स और वाई के बीच जो अनुबंध किया जा रहा है दैट इज द मेन कॉन्ट्रैक्ट, मूल अनुबंध है। और वाई और जेड के बीच प्रतिभूति का अनुबंध है एवं एक्स और जेड के बीच एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। यदि एक्स द्वारा वाई को भुगतान नहीं किया जाए तो जेड को वाई को भुगतान करना पड़े, तो ऐसी स्थिति में जेड भुगतान की राशि एक्स से प्राप्त करने का अधिकारी होगा। If we talk about the objects of the contract of guarantee, there are the certain objects. Number 1, ऋण के भुगतान की सुरक्षा। सेकेंड वन इज किसी व्यक्ति के अच्छे आचरण एवं ईमानदारी का विश्वास दिलाना। एंड द लास्टली किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की त्रुटि से होने वाली हानि की सुरक्षा प्रदान करना। These are the three main objects of the contract of guarantee. If we talk about the difference between the contract of indemnity and the contract of guarantee, there are certain differences. First difference is regarding the definition between these two. In the contract of indemnity, इसमें वचनदाता वचन ग्रहीता को ऐसी समस्त हानियों से बचाने का वचन देता है जो वचन ग्रहीता को वचनदाता अथवा अन्य किसी व्यक्ति के व्यवहार से पहुंचती है। बट वी टॉक अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, इसमें क्षतिपूर्ति देने वाला व्यक्ति किसी तीसरे पक्षकार की त्रुटि की दशा में उसके वचन को निष्पादित करने अथवा दायित्व को पूरा करने के लिए बाध्य होता है। इफ वी टॉक अबाउट द पार्टीज इन द बोथ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, there is also difference. In the contract of indemnity, there are only two parties, indemnity holder and indemnifier. Indemnity के कॉन्ट्रैक्ट में केवल दो पक्ष होते हैं। नंबर 1, क्षतिपूर्ति करने वाला व्यक्ति जिसको हम कहते हैं इंडेमनीफायर। सेकेंड वन इज इंडेमनिटी होल्डर, क्षतिपूर्ति धारी। बट इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी देयर आर 3 पार्टीज, दैट इज मूल ऋणी, ऋणदाता एवं प्रतिभू। मीन्स प्रिंसिपल डेप्टर, क्रेडिटर एज वेल एज श्योरिटी। If we talk about the difference between these two regarding the liability, there is also difference. In the contract of indemnity, क्षतिपूर्ति अनुबंध में प्रस्तावक का दायित्व मूल एवं स्वतंत्र होता है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी प्रतिभू का दायित्व गौण होता है, सेकेंडरी होता है, क्योंकि इसमें प्रतिभू केवल तीसरे व्यक्ति द्वारा की गई त्रुटि की दशा में उसके वचन को पूरा करने के लिए बाध्य होता है। If we talk about the difference between these two regarding the nature, in the contract of indemnity, यदि हम contract of indemnity की बात करते हैं तो क्षतिपूर्ति का अनुबंध क्षति के भुगतान के लिए होता है, while the contract of guarantee प्रतिभू का अनुबंध ऋण की जमानत के रूप में होता है। If we talk about the scope between these two, इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्षतिपूर्ति अनुबंध में प्रतिभूति अनुबंध को सम्मिलित नहीं किया जाता, वाइल इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी प्रतिभूति अनुबंध में क्षतिपूर्ति अनुबंध को सम्मिलित किया जा सकता है। इफ यू टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन दीज टू रिगार्डिंग द अनुबंधों की संख्या, क्षतिपूर्ति अनुबंध में केवल एक ही अनुबंध क्षतिपूर्ति करने वाला पक्ष एवं क्षतिपूर्ति कराने वाले पक्ष के मध्य होता है, वाइल इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी देयर आर 3 कॉन्ट्रैक्ट्स, that is the contract between the principal debtor as well as creditor, contract between the surety as well as creditor, and the third contract is regarding the surety as well as principal debtor. means मूल ऋणी एवं ऋणदाता के बीच मूल अनुबंध होता है, प्रतिभू एवं ऋणदाता के बीच प्रतिभूति का अनुबंध होता है, एवं प्रतिभू एवं ऋणी के बीच एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। इफ यू टॉक अबाउट द पर्पज of these two types of contract, there is also difference between these two. In the contract of indemnity, the main purpose of the contract of indemnity
इसका जो उद्देश्य होता है वो क्षतिपूर्तिधारी को अनिश्चित घटना के कारण होने वाली संभावित हानि से बचाना होता है, जैसे कि आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस देखा है। जबकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का जो मेन पर्पज होता है वो किसी दूसरे व्यक्ति के ऋण के भुगतान का उत्तरदायित्व त्रुटि की दशा में अपने ऊपर लेना होता है। हित के संबंध में यदि हम बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्षतिपूर्ति अनुबंध में स्वयं क्षतिपूरक का भी मूल अनुबंध में कोई हित हो सकता है, वाइल इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी प्रतिभूति अनुबंध में प्रतिभूति के अतिरिक्त प्रतिभू का भी प्रत्यक्ष हित नहीं होता। तो these are the certain differences between these two, that is the contract of indemnity as well as contract of guarantee, and that is one of the most important question for the examination point of view. If you have any doubt, then you must put down in the comment section, and don't forget to like, share and subscribe this channel for the further update. Thank you.